ऑलराइट बच्चों, कितना पर्टिकुलर्स में 1 2 3 4 चार चीजें लिखी क्या आपने पर्टिकुलर्स में? राइट ऑन नंबर 5। नेक्स्ट लिखना, सामने नोट्स रखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। और वहां पे क्या कंसेशनल रेट पे उसको लोन मिला है क्या, उसका कैलकुलेशन करते हैं। राइट ऑन नंबर 5। परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ, परक्विजिट फॉर लिख दो सीधा, परक्विजिट फॉर लोन एट कंसेशनल रेट। परक्विजिट फॉर लोन एट कंसेशनल रेट। बेस्ट पार्ट अबाउट लोन इज दैट उसने कुछ भी रीपेमेंट नहीं किया है, अलग से टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। लोन का अमाउंट बताओ, 5 लाख है, उसको कितना डिफरेंस रेट पे मिल रहा है, 6% का बेनिफिट है। बट वो लोन कब दिया है उसने, साल के बीच में कभी दिया है, कब दिया है? 1 जुलाई से दिया है, 1 जुलाई से दिया है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स ही इज गेटिंग द बेनिफिट? फॉर 9 मंथ्स। 9/12 कितना आएगा? 22,500 आउटर कॉलम में। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने रखो बच्चों। अभी मोटरसाइकिल का एडजस्टमेंट एक बार वापस पढ़ो अच्छे से। मोटरसाइकिल पहले यूज करने दिया और बाद में सेल कर दिया, तो हम लोग यूज का पहले कैलकुलेशन अलग करेंगे और सेल का अलग करेंगे। ओके, तो अभी 6 पॉइंट में ऐसे लिखना, परक्विजिट, परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटरसाइकिल, इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटरसाइकिल। माइंड यू मोटरसाइकिल इज डिफरेंट फ्रॉम कार। मोटर कार का अलग हिसाब होता है, मोटरसाइकिल का डिफरेंट कैलकुलेशन है। अंडरलाइन करो इसको। बताओ, अभी इसमें स्मॉल है, क्या करोगे? सबसे पहले यूज का है, ठीक है, वहां लिखो यूज ऑफ मोटरसाइकिल, यूज ऑफ मोटरसाइकिल, ब्रैकेट में लिखो नोट 3। एंड प्रेजेंटेशन दिखा दिखा दो एक बार, यूज ऑफ, सॉरी सेल ऑफ। नोट की जरूरत नहीं है, वही बोल रहा हूँ। नोट, सॉरी नोट 2 है क्या है? नोट 2 है क्या? ठीक है, नोट नंबर 2। एंड सेल ऑफ मोटरसाइकिल, दिस इज नोट नंबर 3। जिधर आपका नोट 1 खत्म हुआ उसके बाद में लिख दो नोट 2। परक्विजिट फॉर यूज ऑफ मोटरसाइकिल। बता सकते हो, अगर मोटरसाइकिल जैसा कोई एसेट अगर यूज करने के लिए देता है, क्या करोगे अब? यूज है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, दिस इज नोट 2। बच्चों इसका नोट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ठीक है लिख लेते हैं। तो ये बताओ यूज कब से कब तक कर रहा है, वहां लिखो नीचे, यहाँ पे अलग से पर्टिकुलर्स रुपीज बना दो, ठीक है। वहां नीचे लिखना फ्रॉम, फ्रॉम कब से कब तक यूज कर रहा है, 1 अप्रैल 25 से लेके अपने साल में कहां तक यूज किया उसने, 31 जुलाई 2025 तक। बराबर है क्या? इसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद उसने उसको सेल कर दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, बराबर। तो इतने मंथ्स का हम लोगों को यूज का वैल्यूएशन निकालना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्वेश्चन में देख लो वापस है, 1 अप्रैल 25 से लेके अपना साल जब चालू हो रहा है जुलाई तक उसने यूज किया, उसके आगे उसने सेल कर दिया उसको, ठीक है। यहाँ लिखो सन ऑफ मिस्टर एक्स इज यूजिंग मोटरसाइकिल, इज यूजिंग। एम्प्लॉयर ने परचेस किया है, एम्प्लॉयर ने परचेस किया है, हम लोगों को वो नहीं करना है अभी, हम लोग यूज का निकाल रहे हैं। कितने मंथ्स के लिए यूज किया है एम्प्लॉय ने, ये इतने 4 मंथ्स के लिए यूज किया, तो हम लोग यूज का निकाल रहे हैं। वो जो सेल कर रहे हैं तब हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स निकाल के सेल का अलग से हिसाब करेंगे। यूज का कैसे करते हो, याद आ रहा है? मोटर मूवेबल एसेट का यूज का परक्विजिट कैसे करते हो? अगर एम्प्लॉयर ओनर है तो 10%, और अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया तो रेंट अमाउंट, ठीक है। सो एम्प्लॉयर ओनर है क्या मोटरसाइकिल का? हाँ, तो अभी क्या करोगे, सन ऑफ मिस्टर एक्स इज यूजिंग मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे अभी बोलो उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या है।
यहाँ लिखना देयरफॉर परक्विजिट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 60,000, इसका 10% पूरे साल का है, बट वी हैव टू कैलकुलेट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मतलब कितने मंथ्स हो गए, 4/12 कितना होगा 2,000। समझ में आया, सबने लिखा है। आ जाओ मेन आंसर में, यहां लिख दो इनर कॉलम में 2,000। कल पूरा डिस्कस हो चुका है, ये क्वेश्चन डिस्कशन किया है हम लोगों ने, है ना। अब नेक्स्ट सेल ऑफ मोटरसाइकिल, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको प्रॉपरली। नोट 3 परक्विजिट फॉर सेल ऑफ मोटरसाइकिल पर्टिकुलर्स रुपीज। ओके, बता सकते हो अभी यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं, फिर अप्रोच कैसे करना है वो आप खुद ही बता दो। मोटरसाइकिल को एम्प्लॉयर ने खरीदने के बाद कुछ साल यूज किया, उसके बाद में एम्प्लॉय को बेचा, ठीक है। मोटरसाइकिल को अगर वो सेल करता है तो ये परक्विजिट कौन सा वाला आप टेबल चेक करोगे, सेल का। कैन यू टेल मी, सेल का पहले पूरा रिवीजन करते बताओ। अगर बेचता है कोई मूवेबल एसेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेरेंटर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ इयर्स कितना यूज किया उसने बिजनेस के लिए, उतने साल का वेरेंटर निकालो। अब वेरेंटर निकालने के तरीके हर एसेट का अलग दिए, ठीक है। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो 50% यूजिंग डब्ल्यूडीवी मेथड, ठीक है। कार के लिए 20% यूजिंग डब्ल्यूडी मेथड, एंड एनी अदर एसेट के लिए 10% using SLM method. Because this is motorcycle and not motor car, we have to go for SLM method and 10% depreciation का रेट। तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ इयर्स कितना यूज किया वो निकालते हैं, फिर सीधा SLM हम लोग 3 साल का एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। वहां लिखो, नहीं डायरेक्टली 3 लिख नहीं सकते ना, प्रेजेंट करो उसको प्रॉपरली। वहां लिखो डेट ऑफ परचेज ऑफ motorcycle by employer is equal to, बोलो क्या डेट था, 1 मई 2022, बराबर है क्या। ओके, अब लिखो नेक्स्ट, डेट ऑफ सेल ऑफ मोटरसाइकिल बाय एम्प्लॉयर 1/8/2025। Therefore, number of years is equal to, बोलो नंबर ऑफ ईयर्स में 3 इयर्स के ऊपर कुछ जा रहा है क्या। फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं हम लोग, फुल ईयर्स कितने होते हैं, 3 साल हो गए, 3 इयर्स, ठीक है। अब नीचे लिखना ओरिजिनल कॉस्ट। Now, what is the original cost of this motorcycle? 60,000 less wear and tear। ब्रैकेट में लिखो, 3 साल का साथ में निकाल सकते हैं, बिकॉज हम लोग SLM मेथड यूज करें तो हर साल का डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट 60,000, उस पे 10% इंटू 3 कितना हो गया ये 18,000, माइनस करो। देयरफॉर बैलेंस, ये वो एसेट की कीमत समझ लो कितना हो गया 42,000। 42,000 वर्थ का मोटरसाइकिल उसने कितने बेचा, लेस सेल कंसिडरेशन रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, कितना है 30,000, माइनस कर दो। Therefore, perquisite value लिखा 12,000 मेन आंसर में लिखो, इनर कॉलम में यहां पे बाहर जाएगा 14,000। डन। और कोई एडजस्टमेंट बचा है,
सारे हो गए। यहां पे लिखो नेक्स्ट नंबर 7, देयरफॉर जीएस ग्रॉस सैलरी, जीएस नहीं लिखना है, ग्रॉस सैलरी कितना रहे, ग्रॉस सैलरी 396। चेक करो चेक करो, कुछ तो कुछ तो अलग आना चाहिए। 4,08,900 सबका यहाँ है क्या? हाँ चेक करो प्लीज। आई डोंट नो, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना? 4,08,000, 8,408,900, राइट? सबका है ये। अब उसके नीचे लिखो नंबर 8, लेस लेस डिडक्शंस, डिडक्शंस लिखना पड़ेगा प्लूरल, दो डिडक्शंस है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन याद है क्या, कल डिस्कशन हुआ था? अंडर सेक्शन 16(1)(a) कितना होता है? 50,000 या 75,000? असेसी इज ऑप्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, क्वेश्चन में लिखा है, तो 50,000 माइनस करो, स्मॉल बी। प्रोफेशनल टैक्स, वेरी गुड। प्रोफेशनल टैक्स कितना है? बोलो कितना आएगा? जो भी आएगा लिख लो और कंक्लूजन लिख दो, चलो फास्ट। एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा ही नहीं ना क्वेश्चन में, लिखा है एंटरटेनमेंट अलाउंस आपने ऐड किया था क्या? बट वो लेस नहीं होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लेस होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो माइनस नहीं करने का। हाँ, एंटरटेनमेंट अंडर सेक्शन 16(3), 3,56,900। प्लीज हेड ऑन द कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखा क्या सबने? ये क्वेश्चन में कुछ है जो लिखना चाहिए हमें एज एमयू नोट? ठीक है, लिखो एमयू नोट्स, राइट डाउन एमयू नोट्स बच्चों। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय, प्रोफेशनल टैक्स paid by the employee is not his income. Professional tax paid by the employee is not his income. Full stop. इनकम नहीं होता है। इनकम कब बन सकता है? अगर ये एम्प्लॉयर ने पे कर दिया ना, तो बिकॉज इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, इट वुड बी कॉल्ड एज परक्विजिट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड। बताया था क्या? ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय इज नॉट हिज इनकम, फुल स्टॉप। Hence not included in, hence not included in calculation of gross salary. Okay. Next point लिखो number 2. However, however, if this obligation of employee, however, comma, if this obligation of employee is paid by employer, however, if this obligation of employee is paid by employer, comma,
then it shall be considered as perquisite. Then it shall be considered as perquisite, taxable, and included, in calculation of gross salary, to the extent paid by employer, to the extent paid by employer. ओके अच्छा, नंबर थ्री, और क्या लिखोगे नंबर थ्री? एंटरटेनमेंट अलाउंस is not taken as deduction here. Entertainment allowance is not taken as deduction here because it is available only for government employees. Because it is available only for government employees. ठीक है? किया सबने? ऑलराइट बच्चों, कैन यू क्विकली कम टू क्वेश्चन 4? क्वेश्चन 4 ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बट हम लोग क्लास में सारा डिस्कशन कर लेते एक बार. ओके सारे एडजस्टमेंट्स मेरे को लगता है कि आप बहुत कंफर्टेबली कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार मैं पढ़ रहा हूं, फिर भी सब लोग प्लीज जल्दी से क्वेश्चन 4 में हो. आगे क्या? चलो क्या लिखा है देख लो अच्छे से. मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज प्रोडक्शन मैनेजर इन बीटा लिमिटेड furnishes you the following information for the year ended 31st March 26. ठीक है, उसका बेसिक सैलरी अक्टूबर तक 50,000 था, फिर उसका बेसिक सैलरी नेक्स्ट मंथ से बढ़ गया है ना, नवंबर से बढ़ के 60,000 हो गया. ठीक है, सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. ठीक बात है, कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है. सेकंड, डियरनेस अलाउंस उसको मिल रहा है 40% ऑफ बेसिक सैलरी. जो भी बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन होगा उसका 40% ले लो. ओके, bonus equal to 1 month salary paid in October 2025 on basic salary plus dearness allowance applicable for the month. अक्टूबर मंथ में उसका बेसिक सैलरी कितना हो गया था? 50,000 था. ठीक है, और उस महीने का आपको डियरनेस अलाउंस उसका 50,000 का 40%, दोनों को ऐड करो उतना बोनस मिल रहा है उसको. कैलकुलेशन कैसे करना वो मैं बता रहा हूं. ठीक है, चलो उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर to recognized provident fund account of employee at 16% of basic salary. पहले एक चीज बताओ, employers contribution to RPF क्या करोगे? ये ऐड करो, फिर लेस करना है आपको. ये इनकम होता है ना, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का इनकम है. ऐड करो जितना 16% ऑफ बेसिक सैलरी दिया है, बट इसमें एग्जाम्पशन मिलता है अप टू 12% ऑफ सैलरी. अप टू सैलरी इज इक्वल टू, बताओ ना क्या क्या लोगे इसमें सैलरी में? बेसिक लोगे, डियरनेस अलाउंस लोगे. डियरनेस अलाउंस लोगे क्या? डियरनेस अलाउंस लेना है क्या? क्यों नहीं लेना है? इधर बोल रहा, इधर ही पूछ रहा हूं यार, वही पॉइंट डिस्कस करें. इधर लोगे या नहीं लोगे? एचआरए जैसा करना है सैलरी का कैलकुलेशन. फॉर दैट रीजन हम लोग यहाँ पे डियरनेस अलाउंस को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डियरनेस अलाउंस के आगे कुछ लिखा नहीं. इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. Unless and until it is provided, do not assume कि it is forming part. नहीं लिखा है मतलब नहीं है. वो रहता था तो लिखते थे वहां पे, हर क्वेश्चन में जहां पे है वहां पे वो लिख रहा है. यहाँ पे नहीं लिखा है मतलब नहीं है. ऐसा मैंने एक क्वेश्चन के नीचे एमयू नोट में भी लिखा के दिया आपको. ठीक है, तो आपको सिर्फ बेसिक सैलरी कंसिडर करना है और उसका 12% लेना है, और वो होगा आपका एग्जम्पशन. समझा? बेसिकली 16% ऑफ द बेसिक सैलरी इज टैक्सेबल. यहाँ पे ऐड करो 16%, लेस करो 12%, तो इफेक्टिवली 4% ऑफ द बेसिक सैलरी टैक्सेबल हो रहा है. समझा? ओके नेक्स्ट बताओ. प्रोफेशनल टैक्स उसने पे किया 2,500,
जिसमें से एम्प्लॉयर भर रहा है 2,000, तो 2,000 ऐड करो और 2,500 नीचे से डिडक्शन में से माइनस करना है। समझा क्या? 2,500 का डिडक्शन क्यों मिलेगा? वो तो मिलता ही है 16(3) में, है ना। और 2,000 ऐड क्यों किया? ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर है। ठीक बात है। आगे, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाज प्रोवाइडेड टू बालाजी फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। लैपटॉप एग्जाम में आता है, छोड़ दो इसको, कुछ भी पढ़ना नहीं। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप दिया है वगैरह वगैरह, इररिलेवेंट चीज हो गया। मोटर कार, बच्चों ये आपको कल का टेबल याद है क्या? सबसे पहले मोटर कार से रिलेटेड पहले पढ़ लेते हैं, है ना, और फिर आपको मैं दो तीन चीजें और रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड्स 1.6 लीटर, बड़ा है छोटा गाड़ी है, ये बिग कार हो गया। प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फ्रॉम 1/11/25 मेंट फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। मोटर कार में पहले क्या पूछोगे? पर्पस क्या है? फुल्ली पर्सनल, फुल्ली ऑफिशियल, खिचड़ी। ये खिचड़ी है क्या? खिचड़ी में टेबल चेक करना है, और वो टेबल सिर्फ किसको एप्लीकेबल है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्वेश्चन में लिखा है कि स्पेसिफाइड है ही नहीं है, अज्यूम करना पड़ेगा ये स्पेसिफाइड है। अज्यूम करके लिखते हैं हम लोग, ये स्पेसिफाइड है, वो अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बोलो, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है क्या? यहां लिखा है, देख लो, रिपेयर और रनिंग एक्सपेंसेस जो भी है वो भी एम्प्लॉयर नहीं किया है। गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है, ये फर्स्ट सिचुएशन है। बड़ी गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का 2,400 और छोटी का 1,800। ड्राइवर के साथ दिया तो 900 ऐड करना है, बट यहाँ पे लिखा है मोटर कार वो सेल्फ ड्रिवन, ड्राइवर नहीं दिया, शॉफर नहीं दिया है, तो सिर्फ बड़ी गाड़ी का 2,400 इंटू 12। इजी है क्या? कुछ भी नहीं है, ओनली इफ यू रिमेंबर द टेबल आपको ये कैलकुलेशंस बहुत इजी लगेंगे, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 5 मंथ्स के लिए निकालना पड़ेगा, नॉट फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने का मत नहीं करो। कब से दिया उसने? 1/11/2025, सो कैलकुलेशन विल बी डन ओनली फॉर 5 मंथ्स। 2,400 इंटू 5, 12,000। समझा? बोलो। वो सब इग्नोर करना है अपने को, वो अमाउंट फिक्स हो गया उसका, खत्म, एकदम इजी है। अच्छा, और क्या लिखा है? लीव ट्रैवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉई। आठव देगा तुम्हारा लीव ट्रैवल कंसेशन, सेक्शन 10(5) में एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, वो किसको किसको लेके जा रहा है? वाइफ को और 3 बच्चों को। पढ़ते ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1 डॉटर जिसका एज है 7 साल और ट्विन सन जिनका एज है 3 साल, सबका मिलेगा। फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ के बाद मल्टीपल बर्थ्स हो रहे हैं, ठीक है, सबका मिल जाएगा। ओके। कॉस्ट ऑफ द एयर टिकट्स इकोनॉमी क्लास रियम्बर्स बाय एम्प्लॉयर इज 30,000 फॉर एडल्ट्स एंड 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रन। तो क्या करोगे? ये सब ऐड करो पहले, और पूरा अमाउंट उतना ही माइनस भी कर दो। 10(5) में एग्जम्पशन दिखा दो। प्रेजेंटेशन का पार्ट है, इफेक्टिवली इट विल बी टैक्सेबल एज नील, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, बट, है ना। अच्छा, बालाजी इज अवेलिंग एग्जामेशन दिस ईयर टू द एक्सटेंट इट इज परमिसिबल इन लॉ। अवेलिंग एग्जामेशन दिस ईयर क्यों लिखा है? वो 4 साल के ब्लॉक में इस साल वो ले रहा है, बोल रहा है वो 4 साल के ब्लॉक में एक साल मिलता है ना, क्लैरिफिकेशन दे दिया उसने, ठीक है। बोलो क्या करोगे? अब इसका पूरा आंसर बता दो ना आप लोग, सब मैंने आपको बता दिया, रफ में नंबर्स कहीं लिख लो और मेरे को टोटल करके बताओ आपका आंसर। चलो, गिविंग यू 2 मिनट्स। नो, वापस चेक करो एक बार आंसर। आपका बेसिक सैलरी कितना है? 6,50,000, राइट। तो ग्रॉस सैलरी क्यों बोल रहा है तू? हाँ, माइनस करके नेट सैलरी पूछा है।
9 लाख 6, 9 लाख 86, 9,67,500 आएगा। आपका डियरनेस अलाउंस बताओ, एक एक नंबर बोलो चलो। व्हाट इज डियरनेस अलाउंस? 2,60,000, राइट। बोनस कितना हो गया फिर? 70,000, करेक्ट। ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या है वैल्यू पर क्विजिट का? 26,000, करेक्ट। प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,000 ऐड किया होगा आपने, ये जीरो है। और एक कार का कितना आया? 12,000, खत्म। ये सब नंबर्स को ऐड करो तो ग्रॉस सैलरी आएगा। ग्रॉस सैलरी शुड कम एट 10,20,000। उसमें से 50,000 माइनस करो और 2,500 माइनस करो प्रोफेशनल टैक्स का। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, टेक दिस एज होमवर्क। ऐड करके वापस उतना ही एग्जामिशन मिल रहा है जितना मिला, वो ऐड किया एंड देन वी आर अवेलिंग द एंटायर अमाउंट एज एग्जामिशन बिकॉज सबका मिल रहा है। बताना है, शो करना है, इतना मिला, इतना माइनस किया, रियम्बर्स कर लिया ना उसने, इतना माइनस कर दो, इतना पूरा ऐड करो, उतना अमाउंट लेस करो 10 में पूरा एग्जामिशन तीनों भी बच्चों का मिल रहा है, तीनों और वाइफ का भी मिल रहा है। नहीं नहीं, तो बाहर कहां शो कर रहे हैं हम लोग? जीरो आ रहा है बाहर, 10,5 में बताना पड़ेगा सेक्शन में। समझ में आया सबको? यू कैन डू द कैलकुलेशंस यार, वी विल नॉट वेस्ट मोर टाइम हियर। प्रोफेशनल टैक्स का बताओ क्या हो गया? प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे कितना दिया इसने? 2,500 पे किया किसने? एम्प्लॉय ने। बट उससे उस बेसिकली 2,500 का प्रोफेशनल टैक्स है, 2,000 एम्प्लॉयर ने भरा, 500 एम्प्लॉय ने भरा। जितना जितना नहीं, सुनो, प्रोफेशनल टैक्स पहली बात तो इनकम नहीं होता है। आइडियली प्रोफेशनल टैक्स अगर मैं भरता हूं तो वो मेरा इनकम थोड़ा ना है, वो तो मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। बट अगर मेरे बॉस ने वो अमाउंट पे कर दिया तो ये बेनिफिट मेरे को पास ऑन हो रहा है बिकॉज ऑफ माई बॉस, मेरा ऑब्लिगेशन मेरे बॉस ने कर दिया। तो यहाँ ये क्या करोगे, 2,000 पहले परक्विजिबल का ऐड कर दो, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, इनकम हो गया एम्प्लॉय का, ऐड कर दो 2,000। फिर जब डिडक्शंस माइनस करने की बारी आती है, पूरा 2,500 का आपको प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है बच्चों? यही सेम चीज का नोट अभी एमयू नोट में मैंने लिखा के दिया, सेम चीज, ओके। चलो डू दिस एज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आने के पहले और बीच में कुछ बच्चे हैं अपने यार इलस्ट्रेशंस। क्वेश्चन 1 पे आओ चलो। क्वेश्चन 1, इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन 1 क्या है पता है? ये आपको सिर्फ पूछ रहा है हाउस रेंट अलाउंस निकालो। कैन यू इमेजिन, क्वेश्चन 1 सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस पूछा है, जो मेरे को लगता है सभी बच्चों को क्लास में लर्न भी है। हाउस रेंट अलाउंस क्या करते हो? जितना मिला पार्टली टैक्स वाले क्या? ओके, तो पहले ऐड करो, लेस करो, तीन चीजों का लिस्ट 10, 13 ए में कौन सी तीन चीजें? हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड 40 और 50% ऑफ सैलरी। सैलरी इज इक्वल टू एचआरए जैसा, मतलब एचआरए तो बोल रहे हैं बेसिक प्लस डीए कंडीशनल प्लस कमीशन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सबको याद है? बस इतना ही पूछा है। लेट्स रीड, कुछ तो गलत नहीं है, उसको देखो कैसे कंप्लीट किया उसने। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद एक्स वाई लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, ठीक है। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस विच इज 100% ऑफ बेसिक सैलरी, ओके। उसका 50% बोल रहा है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स 50% लेना है, ठीक है। कंपनी गिव्स हिम हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 6,000 रुपीज पर मंथ which was increased to 7,000 per month with effect from 1/1/26। एचआरए पहले 6,000 मिल रहा था, बाद में उसने जनवरी से उसको बढ़ा के 7,000 कर दिया, ठीक है। ही ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ इन हिज बेसिक सैलरी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/2/2026। मतलब बताओ इसका, ये 1 फरवरी से उसका बेसिक सैलरी 1,000 से बढ़ गया। तो बेसिक सैलरी पहले 10,000 था, जो बाद में कितना हो गया? 11,000, ठीक है। डियरनेस अलाउंस भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या?
ठीक है ओके। रेंट पेड लिखा है, अप्रैल से मई महीने का उसने नील रेंट पे किया क्योंकि वो उसके पेरेंट्स के साथ रह रहा है। ओके। फिर जून से अक्टूबर 6,000 रुपए का रेंट भर रहा है, गाजियाबाद में उसका अकोमोडेशन था। नवंबर से मार्च 8,000 हो गया, दिल्ली में रह रहा है, बिकॉज दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली बीइंग अ मेट्रो सिटी, फॉर दीज मंथ्स यू विल हैव टू टेक 50%, 40 की जगह। ठीक है, तो उसका ग्रॉस सैलरी निकालो बोल रहे हैं। ग्रॉस सैलरी निकालने के पहले एचआरए का आपको कैलकुलेशन बताना है। हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, मेरे को अगर आप आंसर नहीं भी बोलोगे चलेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर हाउ यू आर अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन। हाउस रेंट अलाउंस कैसे निकालते हो? किसी को भी ये क्वेश्चन पढ़ लो वापस से, टेक योर टाइम एंड टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, मतलब फॉर्मेट कैसे बनाओगे बस। एचआरए के हिसाब से सैलरी कंप्यूट करेंगे। यहां पे तो कैच है, अगर आप बोल रहे हो सैलरी निकालोगे, एचआरए के लिए सैलरी निकालने के लिए यहां पे हर मंथ के केस में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। कभी रेंट चेंज हो रहा है, कभी बेसिक सैलरी चेंज हो रहा है, कभी इसका और क्या चेंज हो रहा है यार, प्लेस चेंज हो रहा है। सब अलग अलग करेंगे, वेरी गुड, करो फिर अलग अलग। अलग अलग करोगे, दैट इज द राइट थिंकिंग। हाँ हाँ, ये सही जा रहे हो। पर्टिकुलर्स एक कॉलम बन गया, और गाजियाबाद प्लेस के हिसाब से क्यों बना रहे हो? मंथ के हिसाब से बनाओ। डू वन थिंग, सुनो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। देखो, आपको एक क्लू दे रहा हूं, देन मे बी यू कैन ट्राई दिस। ओके, अच्छा सी बच्चों, क्या बता रहा हूं मैं आपको, क्या करना है पहले, हाउस रेंट अलाउंस जब आप निकालते हो, ओके, क्या क्या लगता है आपको एचआरए का एग्जामिनेशन निकालने के लिए बताओ। एक तो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप सैलरी निकालते हो, सैलरी के लिए क्या क्या लगता है, बेसिक, डियरनेस अलाउंस, कमीशन तो दिया ही नहीं, ओके। और क्या लगता है, रेंट लगता है, ठीक है, और प्लेस भी मैटर करता है। अब आपको बस एक ही चीज खुद को पूछनी है कि कौन से मंथ्स के लिए ये सारा डिटेल्स कॉमन है, उसका एक कॉलम बनाओ। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे ही वो डिटेल्स चेंज हो गए, आपको अलग मंथ का अलग हिसाब करना पड़ेगा। सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इट दिस वे। ये देख लो, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन वन। हाँ, अब देखो क्या बता रहा हूं। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो अप्रैल से लेके कहां तक ये सारे चीजें सेम है और कुछ चेंज नहीं हो रहे। बताओ, अप्रैल, अप्रैल एंड मई का अलग कॉलम बनेगा क्योंकि वो उसके पेरेंट्स के घर पे रह रहा है। सी, ये देखो समरी बता रहा हूं। हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, उसके बाद रेंट का अमाउंट, उसके बाद प्लेस, मेट्रो सिटी अगर है तो, नॉन मेट्रो है तो, ठीक है, एंड देर इज अनदर थिंग, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। ये चीजें जो टाइम के लिए कॉमन है, उसका एक सेम कॉमन कॉलम बनेगा। जैसे ही चेंज हो रहा है, वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट कॉलम, ठीक है। अब बताओ, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स, कौन से 2 मंथ्स, अप्रैल एंड मई, ये उसके पेरेंट्स के घर रह रहा है, तो यहाँ पे रेंट का अमाउंट तो जीरो है ना, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अब आपको ऐसा कॉलम बनाना है, देख लो, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बन गया, पर्टिकुलर्स। अब अप्रैल से लेके मई तक का आपको एक सेपरेट कॉलम बनाना है। क्यों? क्योंकि ये 2 महीने आपको जितना भी अमाउंट मिला है वो आप ऐड करोगे और एचआरए का एग्जामिशन जीरो हो जाएगा आपका ये 2 महीने के लिए। कोई बताएगा जीरो क्यों होगा? एचआरए का एग्जामिशन लीस्ट ऑफ 3 होता है, रेंट पेड इज जीरो, तो लीस्ट अमाउंट जीरो हो गया, ये 2 महीने के लिए जीरो होगा। कुछ भी एग्जामिशन ये 2 महीने के लिए नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर वो अपने पेरेंट्स के घर रह रहा है तो भाई इसको रेंट का टेंशन ही नहीं है। समझ में आया क्या? तो यहाँ एग्जामिशन नहीं मिलने वाला है। अच्छा, अब बताओ इसके बाद का नेक्स्ट मंथ कौन सा है? जून, ठीक है। तो जून से लेके कहां तक इसका कुछ भी हिसाब चेंज नहीं हुआ है। जून से अक्टूबर तक ये गाजियाबाद में, उसके बाद ये नवंबर से दिल्ली चला गया, बट जून से अक्टूबर के बीच में भी और कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बताओ। जून से अक्टूबर इसका बेसिक सैलरी चेंज हुआ है, जून से अक्टूबर देख लो, जून से अक्टूबर इसका रेंट एचआरए उतना ही मिल रहा है क्या? देख लो एक बार, जून से अक्टूबर रेंट भी उतना ही पे कर रहा है,
प्लेस भी सेम ही है, बेसिक भी सेम है, डियरनेस अलाउंस भी सेम है, पक्का? तो जून से अक्टूबर का एक कॉलम बनेगा, जून से अक्टूबर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नवंबर से हमें कॉलम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के वजह से 50% ऑफ सैलरी एग्जामिशन लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। बट नवंबर से मार्च पूरा एक कॉलम मत बनाओ, क्योंकि इसके बीच में बहुत चेंजेस हुए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम 1 जनवरी? बताओ, 1 जनवरी से उसका क्या चेंज हो गया? उसका बेसिक सैलरी चेंज हो गया, और सॉरी एचआरए चेंज हो गया। तो आपको क्या करना है, जनवरी के पहले तक, मतलब नवंबर एंड दिसंबर, ये 2 महीने का आपको सेम कॉलम बनाना पड़ेगा। देख लो, नवंबर टू दिसंबर, फिर जनवरी का एक सेपरेट कॉलम बनाओ, और फरवरी से मार्च का अलग बनाओ। जनवरी का सेपरेट कॉलम क्यों बना? क्योंकि जनवरी में इसका एचआरए वापस बदल गया, और फरवरी और मार्च में वापस क्या हो रहा है, लास्ट के 2 महीने इसका बेसिक सैलरी चेंज हो गया। गेटिंग दिस? तो टोटल कितने आपके कॉलम बन रहे हैं, देख लो, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पीरियड्स के अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी नहीं है। फर्स्ट रीडिंग पे लगता आ रही है तो एचआरए वाला ही है, और हमें तो सब पता ही है, हम लोग कर लेंगे। भाई जब आप इसको आंसर लिखने जाओगे, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट कर रहा है, वो 4 5 बार तो कॉलम बना के कट कर लेगा, क्योंकि वो पढ़ रहा है कुछ तो उसको नया लग रहा है। और अभी देख लो, इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे कि अभी कोई सोच रहा था कि सर हम लोग प्लेस के हिसाब से बनाएंगे, गाजियाबाद का अलग। नहीं होगा, इट डजंट वर्क दैट वे। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? फिर से बता रहा हूं, देख लो एक बार ये करने के बाद, अब अगर एग्जाम में ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहां पे ये सारे डिटेल्स कॉमन है, उसका एक कॉमन टाइम फ्रेम का हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। डिटेल्स चेंज हो रहा है, नया कॉलम बनाओ, बिकॉज ऑफकोर्स उसका कैलकुलेशन ही चेंज हो गया पूरा। इज इट क्लियर? तो अभी मैं जैसे बता रहा हूं वैसे लिखते जाओ, बट हम लोगों को क्वेश्चन में हाउस रेंट अलाउंस नहीं पूछ रहा है। वी आर बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी का तो हिसाब इजी हो जाता है, बेसिक, डीए और ये एचआरए जो टैक्सेबल है, वो तीनों ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। एक सेकंड बच्चों, पहले एक काम करते हैं ना, ग्रॉस सैलरी नहीं लिखते हैं, फिर आप लोग बोलोगे सर इतनी जगह छोड़ने के लिए बोल रहे हो। कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल लिखो, कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल फॉर मिस्टर मोहित, फॉर मिस्टर मोहित, फॉर ए वाई, फॉर ए वाई 20, फॉर ए वाई 26 27, ठीक है। कौन सी डिटेल्स लिखना है? डबल डबल एफर्ट रिपीट क्यों करते हो? वी आर मेकिंग दीज कॉलम्स फॉर द सेम पर्पस। अब देखो कैसे आएगा आंसर। चलो अब मैं जैसे बोल रहा हूं बच्चों वैसे लिखो, वहां लिखना पर्टिकुलर्स, हाँ राइट ऑन, पर्टिकुलर्स एंड मेक दोस कॉलम्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम, छोटा कॉलम बनाओ पर्टिकुलर्स का, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा आपको अलग अलग कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब पर्टिकुलर्स बना दिया, और यहां पे बच्चों आप कॉलम सबसे फर्स्ट कैसे बना रहे हो, अप्रैल टू में कोई भी मंथ का कुछ भी शॉर्टकट यूज मत करो, पूरा लिखना है। नेक्स्ट जून टू अक्टूबर, ओके। फिर उसके बाद नवंबर टू दिसंबर, नहीं लिख सकते, एनओवी नहीं लिख सकते, पूरा लिखो। जनवरी पूरा लिखना है, जान जानो कुछ मत लिखना। और लास्ट फरवरी टू मार्च, ओके। अच्छा, ऊपर कहीं साइड में जगह मिलती है आपको, तो वहां लिखो अमाउंट इन रुपीज, हर जगह रुपीज रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, ओके।
अब बताओ, अब आपको जो ऑलरेडी पता है हाउस रेंट अलाउंस का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। राइट ऑन नंबर वन, हाउस रेंट अलाउंस। क्या बोल रहे हो? नहीं, सैलरी का अलग से कैलकुलेशन दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत चेंजेस आ रहे हैं ना, इसलिए। बोलो हाउस रेंट अलाउंस बच्चों, अप्रैल से मई का कितना है? 6,000 इंटू दो, 2 महीने का कितना होगा? 12,000। शो दी कैलकुलेशन नहीं हो रही, 12,000 आपने कैसे लाया? 6,000 हर महीने का इंटू दो। ओके, बोलो जून से अक्टूबर का कितना आ रहा है? जून से अक्टूबर में भी 6,000 ही है। एचआरए जहां चेंज होता है वहां पे हम लोग चेंज करेंगे, बट जून से अक्टूबर 6,000 ही था। इंटू फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 5 मंथ्स, तो ये कितना हो गया? 30,000। नवंबर दिसंबर 2 महीने का भी 6,000 ही था, इंटू दो, कितना हो गया? 12,000। दिसंबर के बाद से फ्रॉम जनवरी उसका हाउस रेंट अलाउंस का अमाउंट इंक्रीज होकर 7,000 हो गया, है ना? तो यहाँ पे 7,000 1 महीने का, और यहाँ पे 14,000 लेना पड़ेगा फॉर 2 मंथ्स। तो शो दी कैलकुलेशन यूर 7,000 इंटू टू। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर टू, लेस लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)(a। चलो अब इसमें लिखो अंडरलाइन करके, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अमाउंट रिसीव्ड, बोलो कितना मिल रहा है? ये पूरे अमाउंट्स कॉपी कर लो सेम। ठीक है, इतना कहर है कि वापस पूछ रहे हो सर कैलकुलेशन वापस बताना है क्या? नहीं बताना है, कॉमन सेंस। बी पॉइंट नेक्स्ट क्या होगा? 40% ऑफ सैलरी पहले ले लो, 40% ऑब्लिक 50% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या कहेगा? बेसिक और डियरनेस अलाउंस आएगा क्या? डियरनेस अलाउंस क्वेश्चन में लिखा है क्या? फॉर्मिंग पार्ट भी लिखा है क्या? ओके बच्चों, ऑलराइट, कितना है यहाँ पे? ऑल्टरनेटली आप पहले सैलरी भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे भी कैलकुलेशन बता सकते हो, आपकी मर्जी है। सैलरी पहले शो करके भी यहाँ आ सकते हो, ठीक है, अप टू यू। हाँ, तो अभी यहाँ क्या करोगे? यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा यार, सॉरी यहाँ पे 40% सैलरी, सैलरी में क्या क्या आएगा यहाँ पे? क्वेश्चन में क्या लिखा है इसका? क्वेश्चन ही गायब हो गया। हाँ बोलो क्या क्या है इसका? बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस। बेसिक सैलरी वाज 10,000 क्या, और डियरनेस अलाउंस इसका कितना हो जाएगा? 50%, यानी कि 15,000। तो 15,000 इंटू टू कितना आएगा? 30,000। लिख दो वहां पे, 30,000 का 40%, 12,000। 40% इंटू 30,000, डायरेक्टली लिख दो नंबर, हम लोग नीचे फॉर्मूला लिख देंगे अलग से। ठीक है, ये बताओ यहां पे सेकंड केस में क्या आएगा? बोलो 40% ऑफ सैलरी, 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, करेक्ट।
75,000 आ रहा है क्या सैलरी इसका? 40% इंटू 75,000। आपको 5 मंथ्स के लिए क्या करना है, 5 मंथ्स का बेसिक सैलरी और उसका 50%, ये दोनों ऐड कर दो तो ये हो गया सैलरी फॉर जून टू अक्टूबर, उसका 40% ले रहे हैं हम लोग, तो कितना आएगा? 30,000। क्लियर है? बाज में आ जाओ। नवंबर टू दिसंबर बोलो, व्हाट इज योर बेसिक सैलरी? अच्छा, ये 40% लोगे या 50 लोगे? भी 50 लेना पड़ेगा बिकॉज अब वो दिल्ली चला गया है। तो 50% ऑफ व्हाट इज सैलरी? 30,000 है क्या? तो 30,000 का 50% कितना हो जाएगा? 15,000। और जनवरी में क्या करोगे? 50% ऑफ 15,000, कितना होगा? 7,500। लास्ट के 2 मंथ्स में उसका बेसिक सैलरी इंक्रीज हुआ है और डियरनेस अलाउंस भी चेंज हो जाएगा। तो टेल मी दी सैलरी हियर, 50% इंटू 33,000 आएगा क्या? देख लो एक बार। 11,000 इंटू 2 प्लस उसका 50%, 33,000, कितना आएगा? 16,500। ठीक है। सी पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये केस में जीरो है क्योंकि रेंट ही पे नहीं कर रहे हो। यहां बताओ रेंट कितना पे किया? 6,000 इंटू 5 कितना आएगा? इस तरीके से कैलकुलेशन करो, 6,000 इंटू 5 माइनस 10% इंटू 30,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बोलो कितना आएगा ये? 22,500, राइट? सॉरी सॉरी, 10% ऑफ 75,000, 10% ऑफ 75,000। किया? नेक्स्ट क्या है बता सकते हो? रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, नवंबर टू दिसंबर का। नवंबर टू दिसंबर का रेंट पेड माइनस 10% सैलरी 13,000 आना चाहिए। 13,000। व्हाट इज द रेंट ही इज पेइंग? 8,000 पे कर रहा है, तो 8,000 इंटू फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स। ये हो गया रेंट पेड माइनस 10% इंटू 30,000। समझा क्या? नेक्स्ट बता सकते हो? जनवरी मंथ का रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। करेक्ट। कैसे आया 6,500? रेंट कितना है? 8,000 माइनस 10% ऑफ 15,000, एंड लास्ट इज 12,700। तो व्हाट इज रेंट पेड? 8,000। हाँ, 8,000 इंटू 2 माइनस 10% ऑफ 33,000। सबको समझा क्या? ओके, देयरफॉर एग्जम्पशन, तीनों का लीस्ट अभी बताते जाओ। कंपेयर करना है, यहां पे 0, यहां पे 22,500, 12,000, 6,500, 12,700। ये ब्रैकेट में ले लो, ये माइनस कर रहे हैं। टैक्सेबल अमाउंट बताओ माइनस करके। 12,000, 7,500, 0, 500, 1,300। therefore total
समझा नहीं? ग्रेचुइटी में तो हम लोग पूरे साल का लेते हैं। ग्रेचुइटी में देयर विल नेवर बी अ केस लाइक दिस। यहाँ पे इट इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स ना, दैट्स व्हाई। अंडरस्टूड? ऑल राइट बच्चों, सबको समझ में आया क्या? अभी ये तो आपका हाउस रेंट अलाउंस हुआ है। अब वहां लिखो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी पूछा आपको क्वेश्चन में। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल computation of gross salary taxable in the hands of Mr. Mohit for AY 26-27। कैन यू सॉल्व दिस? आपको बस तीन चीजें शो करना है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस, जो अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। हाँ, करो, कंक्लूड करो, चलो फास्ट। 2,65,300। क्यों आएगा 2,04,300? बेसिक सैलरी कितना लिया? 1,20,000। सेम अमाउंट कर लो डीएनएस अलाउंस का। डीएनएस अलाउंस 50% क्यों लिया? यहाँ तो फुल हो गया ना, ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं। वो 50% सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स का है, वो कैलकुलेशन ऑफ एचआरए के लिए है। ग्रॉस में तो पूरा ही आएगा। कर का 2,65,300 आएगा आंसर। लिखा क्या कंक्लूजन? बताना है ना, बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन बताओ। अभी मैंने तुमको बोला है कैलकुलेट करो, इट डजंट मीन कि आप लोग शॉर्टकट लिखोगे। बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन अगर नहीं बताया तो मार्क्स कटने वाले हैं। यू हैव टू शो दी कैलकुलेशन देयर। 10,000 इंटू 10 मंथ्स का और 11,000 इंटू 2 मंथ्स का। फिर सेम अमाउंट आप वापस से 100% डियरनेस अलाउंस, 100% बेसिक सैलरी, वो तो सीधा लिख दो। ओन इट, अप टू यू। 2,65,300। अच्छा बच्चों, राइट ऑन एमयू नोट हियर। लिखो लिखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। एमयू नोट लिखो जल्दी से यार।
कितना लिख रहे हो तुम लोग, स्लो स्लो। इन दिस क्वेश्चन, in this question, the details such as the details such as HRA, comma, rent paid, comma, place of accommodation, comma, basic salary, basic salary are changing, are changing frequently, are changing frequently. Therefore, therefore, we will group, we will group all those months together. Therefore, we will group all those months together where where these details these details are in common, where these details are in common. समझ में आया? क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका लिखा हमने म्यूरोट में, है ना? ओके, ऑलराइट बच्चों, इसमें अभी होने दो ना, बीच में नहीं, मतलब तो आपको वो मंथ को स्प्लिट करना पड़ेगा। यस, ऑब्वियसली। ओके, अच्छा एक सेकंड, 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों। अभी क्योंकि टाइम इतना नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट बता बता सकता हूं मैं आपको, लिखने का काम नहीं करेंगे। आप लोग सभी लोग आ जाओ आपके नोट्स में, टैक्सेशन इन केस ऑफ इसॉप में आओ। हाँ, कलर नोट्स में आओ एक बार, कलर नोट्स में एक बार आओ, एंड कैन यू जस्ट कंफर्म नंबर्स क्या लिखे वहां पे? यही लिखे क्या नंबर्स? 1 जनवरी 2024 ऐसे लिखे क्या? सेम नंबर्स है? इसको 25 कर दो ना हर जगह। तुम्हारे इसमें 25 है ना? हाँ, ऐसा कैसा अलग अलग प्रिंट है? एक सेकंड बताओ। अच्छा, तो 9 पेज का कट कर दो, बेटर है। एक सेम है, सेम है। 9 और 10 का कट कर दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा, फाड़ दो। इतना क्या मजा रहा है तुम लोगों को, कट कर उसको। 3rd और 4th का सही है। ऑलराइट बच्चों, प्लीज लिसन बहुत अच्छे से, मैं क्या बता रहा हूं। टैक्सेशन इन केस ऑफ इसॉप। नाउ अभी सबको है ना इसॉप के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्या होता है इसॉप? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है? ये इसमें जो ओ वर्ड है, ऑप्शन, हाँ, ये देख लो, दिस इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नाउ बिकॉज ऑप्शन दिया है एम्प्लॉय को, तो क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है देखो शेयर का प्राइस अभी इतना चल रहा है, आपको हम लोग थोड़ा सस्ते में शेयर को खरीदने का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, अभी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे एक एग्जांपल। सपोज कोई एम्प्लॉयर है और उसके शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, ये है करंट मार्केट प्राइस। ध्यान दो, ध्यान दो, प्राइस कितना चल रहा है? 100 रुपए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि आपको हम लोग ये शेयर
हमारे कंपनी का खरीदने के लिए दे रहे हैं से एट ₹90। 100 रुपए की चीज कितने रुपए में दे रहा है? वो सस्ते में दे रहा है, ₹90 में दे रहा है। ठीक है नाउ बहुत सारे कंपनीज में ESOP प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं जहां पे हर महीने सैलरी तो मिलता है, बट सैलरी में थोड़ा अमाउंट वो ESOP का भी दे देते हैं, शेयर्स का भी दे देते हैं, एंड बेसिकली वहां पे एम्प्लॉय इज हैविंग ऑप्शन, अगर उसको खरीदना है तो खरीद सकता है, नहीं तो नहीं खरीदना है तो उसकी मर्जी, अप टू हिम। ओके अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है, ₹100 का जो शेयर चल रहा है उसको एम्प्लॉय को ₹90 में मिल रहा है। नाउ ₹90 ये जो प्राइस है ये फिक्स हो जाता है, ये क्या है, फिक्स अमाउंट। ठीक है, और एम्प्लॉय को थोड़ा टाइम मिलता है, 6 मंथ्स से 3 मंथ्स, 6 मंथ्स जो भी है, उसको बोला जाता है 6 महीने में आपको जब चाहिए तब आप ये शेयर परचेस कर सकते हो, आपके लिए प्राइस हम लोग फिक्स कर रहे हैं। ESOP में प्राइस फ्रीज कर देते हैं, यू कैन ऑलवेज have the option of buying the shares from the employer at ₹90 per share even if in the market the price is changing। ठीक है अच्छा, तो बच्चों यहां पे अब देख लो दो चीजें हो रही है, मैं आपको इसको इजी करके बता रहा हूं। ठीक है सी, एम्प्लॉय ने क्या किया, करंट मार्केट प्राइस शेयर की कितनी थी, ₹100, उसको कितने रुपए मिल गया, ₹90 मिल गया। ठीक है, तो इसने ₹90 में ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया एंड से ही परचेज 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स एट ओनली ₹90, जबकि उसका मार्केट में प्राइस चल रहा था ₹100। ठीक है, फिर क्या होता है, यही एम्प्लॉय कुछ साल तक ये शेयर्स को होल्ड करता है और फिर कुछ साल के बाद ये 10,000 शेयर्स इज सेलिंग इट फॉर ₹200 इन द मार्केट आफ्टर सम इयर्स। ओके अच्छा, तो अब यहां पे टैक्सेशन कैसे कैसे होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे दो हेड्स ऑफ इनकम आएंगे, एक तो शेयर्स को बेचने की वजह से कैपिटल गेन होगा, बट शेयर्स को बेचने की भी पहले क्योंकि शेयर्स सस्ते में मिल गए एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर से जो एम्प्लॉय को फायदा हुआ है, ये डिफरेंशियल अमाउंट वुड बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। और ये जो डिफरेंस अमाउंट है, बेसिकली ये जो ₹100 और ये ₹200 का जो डिफरेंस है, दिस शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन्स। ये क्या होगा, कैपिटल गेन्स होगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लुक एट दिस केस, ₹90 में उसको ये शेयर मिला जिसकी कीमत ₹100 थी, और बाद में उसने उसको अल्टीमेटली 200 में बेचा। ठीक है, उसका टोटल फायदा बोलो, कितने बेचा, 200 में, और कितने में मिला, 90 में। व्हाट इज द टोटल बेनिफिट इज गेटिंग, ₹110 पर शेयर का उसको बेनिफिट मिल रहा है। अभी जो 110 का जो बेनिफिट मिला एम्प्लॉयर की वजह से, कितने रुपए का बेनिफिट है, ₹10 का। तो ये 110 टोटल बेनिफिट में से ₹10 का बेनिफिट जो है ये जाएगा आपका सैलरीज हेड में, और जो बैलेंस ₹100 का बेनिफिट हुआ है वो शेयर्स को होल्ड करने की वजह से हुआ है, इसको हम लोग कैपिटल गेन में टैक्सेबल करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया क्या? एक बार वापस देख लो, इसको कैसे बता रहा हूं, देख लो मैंने क्या बोला आपको, ₹90 की जो चीज है, सॉरी ₹100 की जो चीज है उसको कितने में मिल गई, 90 में। तो एम्प्लॉयर की वजह से यहाँ पे ₹10 का बेनिफिट हो रहा है, उसने ₹10 पर टैक्स भर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब कुछ साल के बाद उसने 200 में सेल किया, जब ये 200 में सेल करेगा तो इसका जो गेन हम लोग निकालेंगे वो 200 माइनस 90 नहीं करेंगे। इफ यू डूइंग 200 माइनस 90 अगेन, इट मींस आप वही अमाउंट जो सैलरीज में टैक्सेबल हो उस पे वापस कैपिटल गेन्स लगा रहे हो, डबल टैक्सेशन। तो यहां पे अब इसका कॉस्ट 90 नहीं पकड़ते हुए 100 पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 90 से लेके 100 तक का ऑलरेडी ये टैक्स भर चुका है। आपको बात समझ में आ रही है क्या? फिर से रिपीट करो, आराम से देख लो, लुक एट दिस एग्जांपल, कितने में मिला, ₹90 में। उस टाइम पे प्राइस कितना था, ₹100, और अल्टीमेटली बेचा कितने में, 200 में। ठीक है, अब जैसे ही इसको ₹90 में मिल रहा है शेयर, जिस साल में ₹100 शेयर का था प्राइस, और वो ₹90 में उसको उसके बॉस से मिल गया, ये 90 और 100 का डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी इस पर टैक्स लगा चुके, अंडर विच हेड, सैलरीज एज परक्विजिट। ओके, अब जब ये फाइनली इसको सेल करेगा तो सेल करते समय इसका सेल वैल्यू 200 है, माइनस कॉस्ट इसका 90 नहीं लेना है, क्योंकि 90 और 100 तक का डिफरेंस में ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। तो हम लोग 200 माइनस 100 करेंगे, व्हाई, बिकॉज अप टू 100 ही हैज ऑलरेडी पेड द टैक्स। अगर आप 200 माइनस वापस 90 करोगे तो 110 पे जो अमाउंट है उसमें से ऑलरेडी ₹10 का जो गेन है 90 से 100 तक का, उसमें टैक्स लग चुका है सैलरीज में, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। That's why for calculating capital gains, we will have to take ₹100 as a cost of acquiring shares, not 90। समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसको इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हो
कितने में मिला 90 में, कितने में फाइनली बेचा 200 में, टोटल गेन इज 110। आउट ऑफ दिस 110 वी हैव ऑलरेडी लेविड टैक्स ऑन ₹10 जो सैलरीज में टैक्स हो चुका है पर रिक्विजिट बोल के, क्योंकि उसके बॉस की वजह से ₹10 का बेनिफिट हुआ है। आगे का ₹100 का फायदा कैपिटल गेन्स में जाएगा। ओके ठीक है, अलग अलग तरीके मैंने आपको बता दिए। नाउ लुक एट दी एग्जांपल, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो एक कंपनी बहुत फेमस बीसीए प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एम्प्लॉय को एसॉप में शेयर्स ऑफर किए। शेयर्स ऑफर कब किए, 1 जनवरी 2025 को 10,000 शेयर्स ऑफर किए। क्या प्राइस पे, ₹30। ठीक है, ऑप्शन वॉज एक्सरसाइज बाई एम्प्लॉय ऑन 15 मार्च 2025। इस तारीख को ऑप्शन एक्सरसाइज किया, मतलब 1 जनवरी को दिया था ऑप्शन, बट एक्सरसाइज कब किया, 15 मार्च को। ठीक है, और शेयर्स अलॉट कब हो रहे हैं, 1 मई को। अगर आप चेक करोगे तो यहां पे आपके ईयर्स चेंज हो रहे हैं। 1 जनवरी को ऑप्शन था, 15 मार्च को ऑप्शन एक्सरसाइज किया, और अलॉट कब हुआ, 1 मई को। ये डेट्स मैटर करेंगे बच्चों, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखिए, थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली इसको देखना पड़ेगा। दिस इज विच प्रीवियस ईयर शेयर्स अलॉट हुए, तो है शेयर्स अलॉट कब हो रहे हैं वो चेक करो। शेयर्स अलॉट कब हो रहे हैं, ये आपका चला गया प्रीवियस ईयर 25-26। इसको क्या हो गया, दिस इज योर प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक है, और ये कौन सा प्रीवियस ईयर है, 24-25। ठीक बात है। अब देख लो यहाँ क्या लिखा है, टैक्सेबिलिटी कैसा होगा एम्प्लॉय के हैंड्स में। एक तो सैलरीज हेड आएगा, और जब बेचेगा तब कैपिटल गेन्स आएगा। ठीक है, तो सैलरीज क्या लिखा है, परक्विजिट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉट कब हुए, 1 मई 25 को। मतलब कौन से प्रीवियस ईयर में टैक्सेबिलिटी अराइज होगा, 25-26 में, जो अपना प्रीवियस ईयर बन रहा है। आपको बात समझी बच्चों, भले ही ऑप्शन पहले एक्सरसाइज हुआ है, बट उसको जब शेयर्स अलॉट होते हैं हम उसी साल में इसको ये टैक्सेबल करेंगे। क्यों, शेयर्स ही नहीं मिले तो फिर फायदा क्या है ना। सस्ते में शेयर्स दे रहा है, सस्ते में शेयर्स दे रहा है, अरे भाई अलॉट तो नहीं, अलॉटमेंट इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम बच्चों। वापस बता रहा हूं, शेयर्स अलॉट होने का मतलब क्या है, शेयर्स बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तो शेयर्स अलॉट हुए तभी वो साल में उसका बेनिफिट अराइज हुआ है, ऐसा लॉ मानता है। दैट्स वाई हम लोग यहां पे लेंगे इसका अलॉटमेंट तक के ईयर में टैक्सेबिलिटी अराइज करेंगे। अच्छा, अब टैक्सेबल कितना होगा, इशू प्राइस जितने में उसको मिला था। अभी अपने एग्जाम्पल मैंने आपको ₹90 बोला था, ₹90 में इशू है, और उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, ₹100। तो 100 माइनस 90, ये हो गया ₹10 का आपका परक्विजिट बोल के टैक्सेबल इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी है। अब ये एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पे कितने में मिल रहा है उसको, ₹30 में। ठीक है, और मान लो उसकी कीमत मार्केट में ₹20 थी, तो डिफरेंस कितना हो गया, ₹10 इंटू 10,000, जो भी है वो गेन होगा सैलरीज में। समझा। अच्छा आगे, कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ सेल वैल्यू मतलब उसने कुछ साल होल्ड करके शेयर को जितने में बेचा है वो आपका सेल वैल्यू हो जाएगा। सपोज ये ₹30 में जो मिला था, इसको कुछ साल का ₹100 में बेचा, 100 इंटू 10,000 वो हो गया सेल कंसिडरेशन। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आप लोगे तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन लेना है। मतलब कब कब ऑप्शन एक्सरसाइज किया इसने, 15 मार्च लेना पड़ेगा। 15 मार्च रेफरेंस डेट है, समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूं। 15 मार्च इज रेफरेंस डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। इज इट क्लियर, बोलो। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये फेयर मार्केट वैल्यू हर बार चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होता है फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, नाउ फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये कैलकुलेशन में आपको सिखाऊंगा एक अलग लेक्चर में। अभी फिलहाल आपको इतना बेसिक पॉइंट समझ में आया क्या, कुछ पार्ट कहां जाएगा सैलरीज में, और कुछ पार्ट कहां जाएगा कैपिटल में। सैलरीज में टैक्सेबल कब होगा, जब शेयर्स अलॉट हुए। अलॉटमेंट के पहले बेनिफिट तो मिला ही नहीं ना, तो जिस प्रीवियस ईयर में शेयर्स अलॉट हुए उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर, और जब बेचेगा तब कैपिटल गेन लगेगा। ओके राइट, वी विल स्टॉप हियर बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं।